नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों यहाँ पे ALP CBT 2 के लिए जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है उस पर मौके पर चौका सीरीज चल रही है और इसमें आज 20वीं क्लास है। दोस्तों इससे पहले आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके आप देख सकते हो। आज की जो 20वीं क्लास है वो तार केबल वायरिंग की है और इसमें टॉप 75 क्वेश्चन लेंगे। एक साथ तीनों पॉइंट है, तार के, केबल के और वायरिंग के। यहाँ एक भी प्रश्न नहीं रहेगा और टॉप 75 क्वेश्चन के अंदर उसका पूरा का पूरा व्याख्या सहित अपन क्या करने वाले हैं, निचोड़ करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और पहला प्रश्न क्या आ रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पे अतिरिक्त सुपर केबल का उपयोग वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है जो कि परे है, परे यानी जो कि इससे ज़्यादा है, परे है। तो यहाँ 33 kV, 132 kV, 66 kV और 11 kV। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज स्तर के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर केबल तो यहाँ पे केबल को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पे लो टेंशन, क्या यहाँ पे लो टेंशन जो होता है ये आपके 1 kV तक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लो टेंशन के बाद में आता है हाई टेंशन। हाई टेंशन जो होता है आपके 11 kV तक होता है। यहाँ पे बात करते हैं सुपर टेंशन, और जो सुपर टेंशन होता है ये 33 kV तक होता है, 33 kV तक होता है। यहाँ पे बात करते हैं सुपर टेंशन आ गया। यहाँ एक्स्ट्रा टेंशन, क्या एक्स्ट्रा टेंशन केबल ये 66 kV तक आ गया। और यहाँ पे बात करते हैं सुपर एक्स्ट्रा टेंशन जो कि 132 kV तक आता है। तो यहाँ पे इमरजेंसी जब होती है तो वहाँ 132 से अधिक यानी कि अपन बात करते हैं 220 kV तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः 132 से ज़्यादा तक अपन उपयोग नहीं करते हैं केबलों में। तो लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा टेंशन और सुपर एक्स्ट्रा टेंशन। तो यहाँ 1 kV, 11 kV, 33 kV, 66 kV और 132 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। तो ये अतिरिक्त सुपर केबल आता है, अतिरिक्त के अंदर आता है यहाँ पे सुपर एक्स्ट्रा टेंशन। तो ये 132 kV तक होता है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा दोस्तों, और अगला प्रश्न यहाँ है। और अगला प्रश्न क्या है तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है पावर केबल में आच्छाद यानी कि शिथड़ का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा केबल का ये डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि केबल के जिस भाग से करंट का प्रवाह होता है उस भाग को कहते हैं अपन ये कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर कह दीजिए या कोर कह दीजिए। कंडक्टर यानी कोर, और जो कोर होती है ये आपके एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की बनी होती है जिसमें धारा का प्रवाह होता है। इसके ऊपर चढ़ाया जाता है यहाँ पे इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन होता है। और पेपर तक यहाँ पे किसी भी कारणवश कोई नमी नहीं पहुँचनी चाहिए। तो नमी को, आर्द्रता को रोकने के लिए इसके ऊपर ये परत होती है जिसे अपन कहते हैं शिथड़। क्या कहते हैं, शिथड़ कहते हैं। ये जो परत होती है ये शीशे की बनी होती है। शीशा ऑप्शन में नहीं आए तो एल्यूमिनियम आ सकता है, तो शिथड़। इसके बाद में इसकी सुरक्षा के लिए यानी शीशे की सुरक्षा के लिए यहाँ जो परत चढ़ाई जाती है वो कहलाती है बेंडिंग। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट परत आती है जो यांत्रिक चोट से सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं आर्मरिंग, जो स्टील की बनी होती है, स्टील के तारों की बनी होती है। और सबसे ऊपर होती है यहाँ पे सर्विंग, जो रबर की बनी होती है या फाइबर की बनी होती है, जो बाहरी वातावरण प्रभाव होता है उससे सुरक्षा करती है। जबकि यांत्रिक चोट होता है, यांत्रिक दबाव से सुरक्षा करती है, वो आर्मरिंग होती है। और यहाँ पे बेंडिंग जो होती है ये बेंडिंग शिथड़ की सुरक्षा करती है यांत्रिक चोट से, और शिथड़ आर्द्रता की सुरक्षा करता है, यानी आर्द्रता को रोकता है, अंदर आने नहीं देता। तो यहाँ पे 6
लेयर होती है, एक जैसे अपन कोर कहते हैं, एक पेपर इंसुलेशन होता है, एक सिथड़ होता है। सिथड़ को ही यहाँ क्या कहा गया है, आच्छाद कहा गया है। और यहाँ बेंडिंग होता है, बेंडिंग एक होता है यहाँ आर्मरिंग, और एक होता है यहाँ पे सर्विंग होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सिथड़ का मुख्य कार्य है, तो सिथड़ का मुख्य कार्य होता है नमी को रोकना, आर्द्रता को रोकना। तो सर्विस वोल्टेज पर टिके रहने की शक्ति प्रदान करना, जी नहीं। चालन पथ प्रदान करना, जी नहीं। चालन पथ का तो ये कौन सा है, कोर है। गर्मी के नुकसान से बचाना और नमी से बचाना, तो यही बात है, नमी से बचाना यानी आर्द्रता से बचाना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला प्रश्न लीजिएगा। तो यहां पे बात करते हैं नंबर 3 प्रश्न है, और नंबर 3 जो प्रश्न है तो वो देखिएगा, केबलों में प्रयुक्त विद्युत रोधी सामग्रियों की मुख्य आवश्यकता क्या होती है। तो भैया यहाँ पे केबलों में जो विद्युत रोधी सामग्री है यानी अचालक है, तो अचालकता में क्या है होता है, तो यहाँ अपन कहेंगे अचालकता एक तो वोल्टेज ग्रेड के आधार पे होता है, दूसरा अपन कहेंगे यहाँ पे पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य हमेशा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो उच्च विद्युत रोधी प्रतिघात होना चाहिए, निम्न विद्युत रोधी प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य होनी चाहिए और निम्न विद्युत रोधी सामर्थ्य होना चाहिए। तो अपन दोस्तों यहाँ पे साफ कहेंगे कि उच्च पैरा वैद्युतिक क्या होनी चाहिए, सामर्थ्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये जो होता है इसको किस में मापा जाता है, तो केवी प्रति mm में मापा जाता है। किस में मापा जाता है मेरे दोस्तों, केवी प्रति mm के अंदर मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, और 4 नंबर प्रश्न में क्या है, केबलों के पैरा वैद्युत में समान विद्युत स्थैतिक प्रतिबल प्राप्त करने की प्रक्रिया का किसके रूप में जाना जाता है। यहां पे ध्यान रखना, पैरा वैद्युत है उसमें समान विद्युत स्थैतिक प्रतिबल प्राप्त करने की प्रक्रिया का किसके रूप में जाना जाता है, केबलों की कर्तन के लिए, केबलों का प्रसार के लिए, केबलों की ग्रेडिंग के लिए और केबलों का परिरक्षण के लिए। तो मैंने अभी कहा यानी कि दबाव के लिए, प्रतिबल के लिए बात करते हैं, जैसे कि वोल्टेज है, वोल्टेज एक क्या है, बल्ली तो है, तो ये दबाव होता है, तो केबलों की ग्रेडिंग के लिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, केबलों की ग्रेडिंग के लिए होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और 5 नंबर प्रश्न है, और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। इसका मतलब बाकी तो है, तो यहाँ पे उच्च पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य ये तो होना चाहिए, उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध ये भी होना चाहिए, और निम्न पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य मेरे दोस्तों यही तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे निम्न पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य नहीं होना चाहिए, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और उच्च यांत्रिक सामर्थ्य ये तो जरूरी है, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, कोई भी चोट लगाए तो वहाँ पे हमारी केबल के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, भूमिगत केबल डालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे सस्ती होती है। तो भैया सबसे सस्ती विधि कौन सी होती है, तो यहाँ फाइबर लेइंग होती है, एक सॉलिड लेइंग होती है, एक ड्राई इन लेइंग होती है और एक डायरेक्ट लेइंग होती है। दोस्तों डायरेक्ट का मतलब होता है सीधी खाई खोदी जाती है। जो खाई होती है, यहाँ पे बात करते हैं, जो खाई होती है ये लगभग 1 मीटर गहरी होती है, और ये 0.5 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। इसमें सीधा थोड़ी सी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्या बालू रेत बिछाई जाती है, इसके ऊपर केबल होती है। फिर यहाँ पे लगभग 15 सेंटीमीटर बालू रेत बिछाई जाती है, उसके ऊपर यहाँ पे एक ईंट या पत्थर की लेइंग बिछाई जाती है, परत बिछाई जाती है, और शेष खाई को मिट्टी से भर दिया जाता है। किसमें, इसमें एक होता है सॉलिड में और एक होता है ड्राइन। यहाँ पे पाइप डाल दिए जाते हैं, तो पाइप जो होते हैं जीआई या फिर सीमेंट के प्रयोग करे जाते हैं। तो एक विधि ये होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक होती है सॉलिड यानी ठोस। इसमें क्या किए जाते हैं, सीमेंट या फिर पोर्सलेन से बने ट्रफ हम प्रयोग करते हैं, और जो ये ट्रफ होते हैं मेरे दोस्तों ये इस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये ट्रफ होते हैं, यहाँ पे ये खांचा कटा होता है, ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है। तो ये एक बराबर जमा देते हैं, और फिर इसके अंदर यहाँ केबल लगाई जाती है, और एक ट्रफ उल्टा लिया जाता है और इसके ऊपर रख दिया जाता है, तो ये होता है ठोस। लेकिन ये पूछ रहा है सबसे सस्ती विधि, तो भैया सीधी खाई खोदो और उसके अंदर केबल डालो और वो कर दो, तो सीधा कौन सी विधि रहेगी फिर वो, ये आपकी होती है
कौन सी, डायरेक्ट लेइंग होती है, यानी सीधा बिछाना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, और 7 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 7 नंबर में भूमिगत केबलों को जंग और औजारों की चोट से बचाने के लिए उन पर चढ़ी धातु की परत के ऊपर खालिस्तान की एक परत चढ़ाई जाती है जो जूट या हेसियन टेप जैसी किसी रेशेदार सामग्री से बनी होती है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। भूमिगत केबल है को जंग और औजार की चोट से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए, यानी जंग और औजार की चोट से बचने के लिए उन पर एक चढ़ी धातु की परत, धातु की परत के ऊपर, धातु की परत के ऊपर खालिस्तान की एक परत चढ़ाई जाती है जो जूट और अहसिक। अब जूट और अहसिक कौन सी बनी होती है, तो यहाँ पे अपन ने कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे कोर होती है, कोर के ऊपर इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन को बचाने के लिए, इंसुलेशन को बचाने के लिए सिथड़, और सिथड़ के ऊपर यहाँ बेंडिंग की जाती है। तो मेरे दोस्तों जो बेंडिंग होती है यही आपकी जूट और एशियन से होती है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये बेंडिंग होती है जो इस सिथड़ की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिथड़ की सुरक्षा के लिए, यानी चोट औजार से बचना के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ऊपर की कौन सी होती है, तो सबसे ऊपर की होती है सर्विंग, और आर्मरिंग होती है यांत्रिक चोट से बचने के लिए, और कोर के ऊपर क्या लगाया जाता है, इंसुलेशन लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और 8 नंबर प्रश्न है, और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा माना गया है। तो भैया यहाँ पे विद्युत इस्त्री का मतलब होता है प्रेस करते हैं वो, और हीटर है सोल्डरिंग आयरन। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी केबल, वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबड़, लेड सिथड़ और कैब ट्राई सिथड़। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अपन बात करेंगे सबसे जो बेस्ट होती है यहाँ पे इनमें, तो वल्केनाइज्ड इंडिया रबर यानी VIR केबल होती है, और इनके ऊपर ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर एस्बेस्टस की परत और चढ़ी होती है। इसके ऊपर क्या चढ़ी होगी, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस की और परत चढ़ी होती है, जो ये आपके रेशेदार, कैसे होते हैं, रेशेदार एक खनिज पदार्थ होता है। क्या, खनिज, रेशेदार खनिज पदार्थ होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ बात करते हैं 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग केबलों में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता है। तो भैया इंसुलेटर नहीं होगा केबलों में, रबर, कागज, तांबा, वार्निश। तो ये तो बिल्कुल सीधा है, हम कहेंगे भैया ये क्या है, ये तो चालक है, तो तांबा यूज थोड़ी करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, और अगला क्या है, तो यहाँ पे लग किस पदार्थ से बने होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात कीजिएगा कि लग जो क्या है, इस लग को अपन क्या कहते हैं, देखो एक तो होता है लग, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्णक कहते हैं, इसी को कर्णक है ना, इसी को कहते हैं केबल, केबल सूज, केबल सूज कहते हैं। और ये क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि ये केबल है, ठीक है, और केबल है और ये केबल है, इसको अपन किसी उपकरण से जोड़ेंगे तो भैया इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट थोड़ी होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इस प्रकार से होगा। देखिएगा ये किस प्रकार से होगा, अपन बनाते हैं यहाँ, ये इस प्रकार से होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ये है और इसके अंदर ये केबल है, केबल इसके अंदर दे दिया जाता है। और एक होता है क्रिम्पिंग प्लायर, कौन सा प्लायर होता है, तो यहाँ बात करेंगे क्रिम्पिंग, तो यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल्स कह दो या प्लायर कह दीजिए, इसके द्वारा इसको यहाँ पे जकड़ दिया जाता है। तो ये लग होता है, और लग जो होता है ये आपका किसका बनाया जाता है, तो अपन कहेंगे लोहे का, तांबे का, लोहे का नहीं होता, तांबे का हो सकता है। यहाँ पे टिन और जस्ता जे नहीं, एल्यूमिनियम और कॉपर का, निकिल और टिन का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो भैया अपन कहेंगे एल्यूमिनियम का, कॉपर का और एक पीतल का भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के यहाँ लग दिए गए हैं। एक रिंग प्रकार का होता है, ये फ्लेज्ड प्रकार का होता है, यानी स्पेड प्रकार का, सॉरी, एक पिन प्रकार का होता है, एक आयताकार प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्या होते हैं, लग होते हैं। तो ये देख लीजिए इस प्रकार से ये क्या होते हैं, लग होते हैं। तो किसी भी केबल के प्रारंभिक सिरे या अंतिम सिरे को उपकरण से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लग का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न क्या है,
तो देखिएगा यहाँ केबलों के सटीक दोष स्थान को खोजने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि केबलों को आपने भूमिगत गाड़ दिया, अब गाड़ने के बाद में कोई दोष आ जाता है तो वहाँ दोष का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक होता है ब्लावियर परीक्षण होता है, और एक होता है लूप, जिसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मर्रे विधि होती है, और एक होता है वर्ले। 3 विधि होती है। ये दोनों जो होती है ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये सबसे बेस्ट विधि होती है वैसे। तो धारा का लूप या नहीं होगा, तो यहाँ पे मुर्रे और वर्ले लूप, प्रतिरोध मापन और डायरेक्शन रिले। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन कहेंगे बी ऑप्शन होता है। आपसे पूछे कितनी विधि है, तो ब्लावियर, मुर्रे और ये वर्ले लूप विधि अपन प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दोनों होते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, और 12 नंबर क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि घर की वायरिंग के केबल पर दिए गए 12-2G-NM का क्या अर्थ होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो 12 है यानी कि क्रमशः आकार होगा, तारों की संख्या होगी, और ग्राउंडेड नॉन मेटल यानी कि नॉन मेटल गैर धात्विक है, तारों की संख्या होगी। यहाँ पे पहले क्या कहेंगे, तारों की संख्या होगी, फिर आकार होगा, आकार के बाद में अनग्राउंडेड क्यों आएगा भाई, ग्राउंडेड आता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो यहाँ पे तारों की संख्या होगी, फिर तारों की संख्या के बाद में आकार आता है, ग्राउंडेड, और धात्विक थोड़ी आएगा, तो गैर धात्विक आता है, नॉन मेटल। यहाँ क्रमशः तारों की संख्या होगी, संख्या के बाद में अपन क्या कहेंगे, आकार होगा, फिर ग्राउंडेड और गैर धात्विक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्रमशः क्या होगा, आकार होगा, और आकार के बाद में यहाँ पे तारों की संख्या होती है। तो यहाँ पे ये, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि सबसे पहले आकार होगा, फिर तारों की संख्या होगी, ग्राउंडेड, और फिर गैर धात्विक होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति खालिस्तान द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है। तो दोस्तों बसबार जो प्रणाली होती है, जो अनेक मशीनों को एक साथ चलाने के लिए जो प्रणाली यूज करते हैं वो बसबार प्रणाली कहलाती है, ठीक है। और विद्युत आपूर्ति खालिस्तान द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर, तो किससे जोड़ते हैं, तो बसबार के लग से जोड़ते हैं, बोल्ट और नट से जोड़ते हैं, उपकरण पर लगे शिकंजे से, बक्सों के, तो अपन कहेंगे बसबार पर जो लगे लग होते हैं उससे जोड़ा जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रिटानिया संधि के लिए, संधि का मतलब होता है जोड़ या जॉइंट, ब्रिटानिया जोड़ के लिए सख्ती से खींचे गए नग्न तांबे चालक के वंकन कोण को होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम है, एक तार ये होता है, सेम ऐसा ही दूसरा होता है, जिनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तीसरा तार लेते हैं और इस पे लपेट दिया जाता है। जो तीसरा तार होता है ये कितना होता है, तो अपन कहते हैं कि ये जो मेन तार होता है इसका 1/3 होता है, या फिर अपन कहते हैं लगभग 20 SWG होता है। तो यहाँ पे, और इसको ये कितना डिग्री मोड़ा गया है, तो अपन कहते हैं ये 90 डिग्री पे मोड़ा गया है। तो ये ब्रिटानिया जोड़ कहलाता है, जो सीधी लाइनों में हम प्रयोग करते हैं, और जो ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइनों में लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग क्यों करेंगे, तो अपन कहेंगे कि लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ओवरहेड यानी कि OH लाइन में इसका प्रयोग करते हैं, ओवरहेड लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपने, अच्छा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि वंकन कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरण खालिस्तान के होते हैं। 3 फेज 4 वायर होते हैं, 3 फेज 3 वायर होते हैं, एकल फेज होता है, A या C होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं
आवाज़ जो बड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तो 3 फेज 4 तार होते हैं, 3 फेज 3 तार, तो भैया 3 फेज 3 वायर से पार नहीं पड़ेगी क्योंकि न्यूट्रल भी होना चाहिए। और एक सिंगल फेज ये ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी हो सकता है लेकिन आवासीय क्षेत्रों में नहीं होगा, तो आवासीय में केवल यहाँ पे अपन कहेंगे 3 फेज 4 वायर अपन प्रयोग करते हैं जिसमें 3 तो फेज होंगे और एक होता है न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न क्या है, तो एक त्रिप्रावस्था धारावाही यानी लाइन के एक संवाहक तार यानी लाइन पर बैठी चिड़िया क्या होगी। भैया ये कह रहा है कि 3 फेज है, यहाँ पे 3 फेज है, ठीक है, और एक संवाहक यानी लाइन तार पर बैठी चिड़िया, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये चिड़िया बैठी हुआ है, तो ये चिड़िया बैठी हुई है, तो ये क्या होगी भैया, इस चिड़िया के कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सीधी सीधी करंट सीधी चली जाती है, इसका किसी भी प्रकार से कोई परिपथ नहीं बन रहा है, तो चिड़िया आराम से बैठी रहेगी। को विद्युत आघात लगता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। को विद्युत झटका लगता है किंतु वह मरती नहीं है, बिल्कुल नहीं लगेगा। नीचे गिर जाती है, नहीं, वो बिल्कुल क्या रहेगी, सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर ये चिड़िया किसी दूसरे तार के टच हो जाती है या फिर चिड़िया किसी ज़मीन से टच हो जाती है इसमें बैठी बैठी, तो ध्यान रखना यहाँ पे चिड़िया तुरंत क्या हो जाएगी, वॉन विस्फोट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है 17 नंबर। यहाँ पे केबल में उपयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री कौन सी होती है। तो भैया केबल में जो विद्युत रोधी सामग्री होगी वो कौन सी होगी, गैर द्रवग्राही होगी क्या, गैर ज्वलनशील होगी क्या, अम्ल रोधी होती क्या, सभी विकल्प सही है। भाई कहते हैं गैर द्रवग्राही यानी कि ऑयल का प्रयोग करते हैं, गैर ज्वलनशील ये सही है, अम्ल रोधी ये भी सही है, सभी विकल्प क्या होंगे यहाँ पे सही होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, केबल शीथड़ को बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, आपका कोर था, कोर के ऊपर इंसुलेशन, इंसुलेशन के नमी से बचाने के लिए यहाँ पे शीथड़ का प्रयोग किया जाता। यह शीथड़ होता है और शीथड़ शीशे का बनाया जाता है, शीशा ऑप्शन में नहीं होता है तो अपन एल्यूमिनियम प्रयोग करते हैं। और इसके ऊपर बेंडिंग होती है, बेंडिंग के ऊपर क्या होती है, आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर होती है सर्विंग, हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे केबल शीथड़ को बनाने में उपयोग होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, कास्ट आयरन होता है, शीशा होता है। तो राइट ऑप्शन पहला क्या करेंगे अपन, यहाँ पे शीशा किया जाता है जो यहाँ पे नमी को बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे 19 नंबर। अगला प्रश्न है, तो ये लाइटिंग परिपथ के लिए एल्यूमिनियम केबल का न्यूनतम स्वीकार्य आकार क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, यहाँ बात करते हैं तार, ठीक है, और तार 2 प्रकार के अपन लेते हैं। यहाँ पे एक होता है सामान्य परिपथ, तो सामान्य 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 परिपथ, ठीक है। तो एक होता है पावर, ये हो गया पावर परिपथ यहाँ पे। अब सामान्य परिपथ होता है, इसके अंदर भी 2 होंगे। भाई इसके अंदर भी क्या होंगे, 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक होता है एल्यूमिनियम, यानी पहले कॉपर लिख देते हैं, पहले Cu, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, और एक होता है एल्यूमिनियम। यहाँ भी 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ कॉपर होता है और यहाँ एल्यूमिनियम बात करते हैं। तो अगर सामान्य परिपथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो, न्यूनतम अगर पूछता है तो भैया यहाँ 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर से कम नहीं लेते हैं कॉपर में, जबकि यहाँ पे होता है ये 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होता है। बात करते हैं यहाँ पावर के लिए, तो ये 2.5 mm स्क्वायर होता है पावर के लिए कॉपर का, और एल्यूमिनियम का 4 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया। कोई पावर उपपरिपथ होता है, पावर जैसे कोई भी आपका कूलर होता है, प्रेस होती है, हीटर होती है, इनको चलाने के लिए अगर एल्यूमिनियम का तार यूज कर रहे हो तो भैया 4 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कॉपर का यूज ले रहे हो तो कॉपर का 2.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर सामान्य परिपथ यानी लाइट है, पंखा है, तो उनके लिए यहाँ कॉपर का होता है तो 1 mm से कम नहीं लेते, वैसे अपन 1.5 का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का होता है तो 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो लाइटिंग परिपथ के लिए कह रहा है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे सीधा कहेंगे कि भैया 1.5 स्क्वायर mm का होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूरा का पूरा ये विवरण दे दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वैसे अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है, और अगला प्रश्न लीजिएगा तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, और 20 नंबर प्रश्न जो
है वो क्या है? तो देखो, मुर्रे लूप और वर्ले लूप परीक्षण कौन सा सिद्धांत है? भैया अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो मुर्रे, इसको मर्रे भी कह देते हैं ना, तो मुर्रे वैसे मर्रे होता है, मर्रे और वर्ली ये दोनों ही व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ये क्या है? तो ये अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसमें दोष ढूंढने की ये क्या होती है? विधियाँ होती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे मेरे दोस्तों, और यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूटीपी केबल के मामले में यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगी क्या है भाई? तो अनइंटरप्टेड, तो यहाँ पे अपन कहेंगे अनसील्ड ट्विस्ड पेयर होता है। तो आप देख लीजिए अनसील्ड ट्विस्ड पेयर कहाँ है? तो यहाँ पे अनसील्ड ट्विस्ड पेयर केबल, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये। तो ये ध्यान रखिएगा, यूटीपी यानी अनसील्ड ट्विस्ड पेयर होता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और ये देखिएगा, तो विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर खालिस्तान का होना चाहिए। तो भैया विद्युत वायरिंग होती है तो कंडक्टर किसका होना चाहिए? तो अपन कहेंगे विद्युत वायरिंग के अंदर ध्यान रखना, वायरिंग, तो वायरिंग में यहाँ पे अपन पूरा का पूरा किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कॉपर की जो शुद्धता होती है वो 99.90% शुद्धता होती है, यानी कि ए पॉइंट आपका राइट हो जाएगा, यानी तांबे का हम प्रयोग करेंगे। अगला आता है यहाँ पे, और अगला क्या आता है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे, क्लिट वायरिंग में खांचे का मतलब होता है क्लिट, खालिस्तान से बनाए जाते हैं। तो पहले ये देख लीजिए क्लिट वायरिंग होती कैसे है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दिखाई दे रही है कि ये लकड़ी जैसे होती है, यहाँ पे ये सफ़ेद जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्लिट होते हैं। और ये जो क्लिट होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो अपन कहते हैं ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी यानी पोर्सलेन के बने होते हैं। तो यहाँ पे ये एक अस्थायी प्रणाली होती है। कौन सी? क्योंकि वायरिंग दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो यहाँ पे ये अस्थायी होती है, ठीक है। तो ज़मीन से ये 1.5 मीटर पर लगाए जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्लिट है, और क्लिट किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे केबल कर्णक यानी लग को खालिस्तान और क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि इसको क्या क्या कहते हैं। इसको यहाँ पे लग कहते हैं, और लग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको कर्णक भी कहते हैं, और इसको केबल सूज भी कहते हैं। केबल सूज भी कहते हैं, ठीक है। तो केबल कवर कहेंगे, केबल बैंड कहेंगे, केबल एंड कहेंगे, केबल सूज के नाम से जाना जाता है। तो लग कह दो, कर्णक कह दो, केबल सूज कह दीजिए। अब यहाँ पे ये क्या है? जैसे ये है, अब इसके अंदर जैसे अपन ने केबल फंसा दी, ठीक है, और केबल को खींचने के लिए क्रिम्पिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? तो यहाँ पे ये आपका क्रिम्पिंग प्लायर होता है। सॉरी, ये तो वायर स्ट्रिपर है। कौन सा है? वायर स्ट्रिपर है, यानी कि छीलने के लिए। तो इसमें अलग अलग ये क्या होते हैं? खांचे होते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे केबल को अगर छीलना हो तो यहाँ पे ये दे करके, जैसे 2.5 mm है तो 2.5 mm के बीच में दे करके और ये तार छील लिया जाता है। तो तार छीलने के लिए यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? वायर स्ट्रिपर का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इसको दबाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ अपन क्रिम्पिंग टूल्स का हम प्रयोग करते हैं, या क्रिम्पिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों ये। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो चीज़ देखिएगा। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का हम प्रयोग करते हैं? दोस्तों यहाँ पे जब कंड्यूट पाइप होता है तो कंड्यूट पाइप में केबल के तार यानी तार डाल करके वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पे केबल जो पाइप होते हैं, तो पाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो पाइप का आंतरिक जो व्यास होता है वो आपके 15 mm से लेकर के 60 mm तक होता है। तो यहाँ पे 15 mm से लेकर के 60 mm तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 mm तक होता है। आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो पाइप होते हैं 4 प्रकार के कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक होता है आपका पीवीसी कंड्यूट पाइप होता है, ये पीवीसी कंड्यूट पाइप हो गया। और दूसरा अपन कहते हैं 65 होता है, ये 15 से 65,
यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि एक तो पीवीसी कंड्यूट पाइप होता है, एक होता है पीवीसी फ्लेक्सिबल होता है, पीवीसी फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे फिर एक होता है आयरन कंड्यूट पाइप और एक होता है आयरन फ्लेक्सिबल। तो ये बिल्कुल क्या है, आयरन फ्लेक्सिबल है। तो ये चारों के चारों पाइप मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे जो औद्योगिक के अंदर बात करते हैं, औद्योगिक के अंदर ये प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आपके लोहे के पाइप होते हैं वो तो जस्तीकृत कठोर कंड्यूट पाइप होता है, पीवीसी यूज नहीं करेंगे, एसएस नहीं करेंगे ये। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होता है। तो यहाँ 15 mm से 65 mm तक इसका आंतरिक व्यास होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न क्या है 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है। कोर होता है, बेंडिंग होता है, आर्मरिंग होता है, सिथड़ होता है। दोस्तों इस केबल के अंदर मैं 3-4 बार तो बता चुका, फिर और देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं जिसमें धारा जाती है वो कोर होता है। कोर के ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के ऊपर किसी प्रकार की कोई नमी आर्द्रता नहीं आनी चाहिए, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे सिथड़ यानी कि शीशे की परत चढ़ाई जाती है और शीशे की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर बेंडिंग की जाती है जो जूट की बनी होती है। और फिर यांत्रिक चोट से सुरक्षा के लिए यहाँ पे आर्मरिंग करते हैं जो स्टील यानी लोहे के तारों की होती है, जीआई तारों की होती है। और उसके बाद वातावरण यानी मौसम से सुरक्षा के लिए लास्ट में ऊपर सर्विंग की जाती है। तो ये कह रहा है केबलों को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए तो भैया किसका प्रयोग करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न क्या आ गया कि एलटी का मतलब होता है लो टेंशन। क्या होता है, तो लो टेंशन होता है। लो टेंशन केबल के रोधन का परीक्षण खालिस्तान के वोल्टेज पर किया जाता है। तो भैया लो टेंशन केबल का परीक्षण किस पर किया जाता है, तो यहाँ सीधा अपन कहेंगे कि 11 kV पर किया जाता है। किस पर किया जाएगा, परीक्षण की कह रहा है कि रोधन का परीक्षण। तो रोधन का जो परीक्षण किया जाएगा वो किस पर किया जाता है, तो ये 11 kV पर किया जाता है। वैसे आपसे लो टेंशन के बारे में वोल्टेज ग्रेड के अनुसार पूछे तो 1 kV आएगा। कितना आ जाता है, 1 kV आता है। और आपका हाई टेंशन होती है तो 11 kV आता है, लेकिन वो इंसुलेशन का परीक्षण पूछ रहा है। रोधन का मतलब होता है इंसुलेशन। अगला आता है यहाँ पे 28 नंबर। और 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर का अधिकतम आकार खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे पावर वायरिंग है और पावर वायरिंग में तांबा यूज ले रहे हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर इस तरह है तो एक होता है सामान्य और एक होता है पावर। अगर यहाँ पे आप किसका यूज ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो, तो ये 1.5 mm से कम नहीं, सॉरी 1 से कम नहीं होना चाहिए 1 mm, और ये 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ एल्यूमिनियम ले रहे हो तो 1.5 से ये कम नहीं होना चाहिए और 4 से कम ये नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन ये पावर के लिए पूछ रहा है। पावर वायरिंग में तो तांबा यूज कम नहीं होना चाहिए, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि शीत ग्रह में खांचेदार जगह, शीत ग्रह में यानी बहुत ठंडे देश है, वहाँ पे ठंडे जगह होती है, वहाँ खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है, कैसिंग कैपिंग का, बैटन का, क्लिट वायरिंग का और सीसा का उचित। बहुत ज़्यादा ठंडे हो या बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वहाँ पे सीसा का उचित वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। और सीसा का उचित वाइंडिंग कौन सी होती है, तो भैया यहाँ पे एक प्रकार की बैटन वायरिंग होती है। और बैटन वायरिंग में जो पीवीसी वायर अपन यूज करते हैं उसके स्थान पर पीवीसी तारों के ऊपर शीशे की लेयर चढ़ी होती है, तो वो अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर पेंट भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन सा होता है, तो दोस्तों सामान्यतः वायरिंग 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है और एक होती है अस्थायी। जो अस्थायी होती है जैसे मेलों में या फिर कोई डेकोरेशन शादी समारोह होता है तो डेकोरेशन करते हैं, वो होती है अस्थायी। और घरों में जो अपन स्थापित करते हैं वो परमानेंट होती है। तो परमानेंट भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो इसमें तार बिखरे हुए हैं तो ये होती है अस्थायी, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ये क्लिट है तो इसमें ये क्लिट वायरिंग है, तो इस प्रकार से लगाते हैं। ये दोनों ही क्या हो गई, अस्थायी होती है। बाकी फिर ये होती है जो आपके परमानेंट होती है, यानी कि यहाँ ये होती है कैसिंग कैपिंग। कौन सी होती है मेरे दोस्तों, ये कैसिंग कैपिंग वायरिंग होती है। तो ये कैसिंग कैपिंग जो होती है क्लिट वायरिंग, हाँ,
तो यहाँ पे ये कैसिंग कैपिंग है, तो इसमें ये पीवीसी के भी बने होते हैं और लकड़ी के भी कैसिंग कैपिंग बने होते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं बैटन वायरिंग। तो ये बैटन वायरिंग होती है जिसमें लकड़ी की पतली चपटी फंटियाँ होती है, उसके ऊपर तार लगाए जाते हैं। तार डाल करके उनको रोकने के लिए लिंक क्लिप का प्रयोग करते हैं जो पीतल की बनी होती है। और सेम डिट्टो यही प्रणाली होती है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क यही है कि जो वायर होते हैं, केबल होती है, वो इसमें तो पीवीसी की होती है और यहाँ पे पीवीसी के ऊपर लेड चढ़ा होता है, यानी शीशा चढ़ा होता है। तो ये लेड सिथड वायरिंग होती है। यहाँ पे एक होती है सरफेस यानी दीवार के ऊपर पाइप लगा करके, और एक होता है यहाँ पे दीवार के अंदर पाइप डाल करके। तो ये कंड्यूट पाइप वायरिंग भी अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे सस्ता यानी आसान तरीका, तो कैसिंग कैपिंग है, क्लिट वायरिंग है, बैटन वायरिंग है, शीशा कवचित है। तो भैया यहाँ पे तो सबसे सस्ता सबसे ईजी यही है, तो क्लिट वायरिंग अपन प्रयोग करते हैं। अगला जो आता है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पीपीई का पूरा नाम क्या है, तो भैया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो देख लिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव, ये सॉरी पर्सन है, यहाँ पर्सनल परफेक्ट है, यहाँ पर्सन है, तो यहाँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। अगला 32 नंबर देखिएगा, और 32 नंबर में क्या है, तो फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक, फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल में विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि विद्युत रोधन यानी कि अचालक का प्रतिरोध जो है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। बार बार अपन बात करते हैं कि केबल के अंदर ये तार जा रहा है और इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है ये कभी भी 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम का मतलब होता है यहाँ 10 की पावर 6 ओम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला बात करते हैं यहाँ पे 33 केवी में, और 33 क्वेश्चन है, सॉरी 33 में केबल का प्रोत्कर्ष प्रतिरोध यानी सर्ज रजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, देखो सर्ज प्रतिरोध की, किसकी बात करते हैं, सर्ज प्रतिबाधा वैसे बोलते हैं, सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं वैसे, प्रतिबाधा, क्यों कई बार वो सर्ज प्रतिरोध लिख देता है, वैसे प्रतिबाधा होता है। सर्ज प्रतिरोध यानी सर्ज प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस। तो यहाँ पे बात करते हैं केबल, तो केबल के लिए पूछ ले, केबल के लिए पूछ ले तो ध्यान रखिएगा यहाँ 40 से कितना होता है, 60 होता है, और एवरेज लगभग मानते हैं 50। यहाँ आपसे पारेषण लाइन पूछ ले, पारेषण लाइन पूछ ले तो इसका होता है 400 से 600 और एवरेजिंग होता है 500। यहाँ आपसे पूछ ले ट्रांसफॉर्मर, किसका पूछ ले, तो ट्रांसफॉर्मर का पूछ ले तो लगभग 1000 ओम होता है, ये सारे ओम में। तो किसका पूछा, केबल का पूछ रहा है, एवरेज यानी 50 होता है, और लगभग में पूछता है तो 40 से 60 होता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे बात करते हैं ये, और अगला प्रश्न है यहाँ पे केबल में कोर कौन से धातु की बनाई जाती है। तो भैया केबल में जो कोर होती है, कोर का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो केबल के अंदर तांबे की भी होती है और किसकी होती है, एल्यूमिनियम की भी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और 35 नंबर प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि इसकी खालिस्तान के कारण एल्यूमिनियम को बसवार सामग्री के रूप में ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं बसबार। तो ये बसबार होती है, ये आयताकार आकार में पतली चपटी पट्टी होती है और अनेक मशीनों को एक साथ चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। बसबार जो होती है ये एल्यूमिनियम की भी होती है और ये कॉपर की भी होती है। एल्यूमिनियम में 148 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर धारा घनत्व वहन होता है, जबकि इसमें 165 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें धारा घनत्व होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो अपन किसकी करते हैं, एल्यूमिनियम के करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कम लागत, बिल्कुल सही बात है कि एल्यूमिनियम के कम लागत में होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है, कम लागत के कारण इसको ज़्यादा पसंद अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 36 नंबर को। तो यहाँ पे 2 SWG तार किसके व्यास के बराबर होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक आपके जीरो क्या होता है, यहाँ पे जो जीरो होता है ना, यानी S, देखो यहाँ लिखा मैंने SWG, और यहाँ पे लिखा जैसे
mm। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 मेरे दोस्तों ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और बार बार आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो 0 होता है 8.230 कितना होता है 8.230 होता है, जबकि 1 का कितना होता है 7.420 कितना होता है 7.420। जो 2 होता है 2 का कितना होता है 7.010 होता है कितना होता है 7.010 होता है। तो और 3 का कितना होता है तो 3 का होता है 6.401 होता है। और यहाँ पे 5 का कितना होता है तो 5 का होता है 5.893 कितना होता है 5.893 होता है। और 5 का कितना होता है तो यहाँ 5.38 यानी कि 385 होता है। तो दोस्तों ये डाटा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 0 का यहाँ पे 0 का कितना होता है तो 8.230 होता है, 1 का 7.420 होता है, 2 का 7.010 होता है, 3 का यहाँ पे 6.401 होता है, 4 का यहाँ 5.893 होता है और 5 का होता है 5.385 होता है। तो यहाँ पे अब किसका पूछ रहा है 2 का पूछ रहा है तो 7.10 7.10 7.10 7.10 यानी कि ये तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये होता है। अगला क्वेश्चन और अगला प्रश्न है ये 37 नंबर और 37 नंबर में क्या पूछ रहा है तो आइए देखते हैं। एक उप परिपथ में अधिकतम कितने प्रकाश बिंदु यानी पंखे और सॉकेट आउटलेट जोड़े जा सकते हैं। दोस्तों अगर उप परिपथ की बात करता है उप परिपथ तो उप परिपथ 2 प्रकार के होते हैं ये। तो यहाँ एक होता है सामान्य और एक होता है पावर, ठीक है। तो इसमें संख्या पूछता है, अगर संख्या पूछता है तो इसकी अधिकतम संख्या होती है 10 और इसकी होती है 2। अगर वो आपसे क्या पूछे लोड पूछे तो यहाँ उप परिपथ सामान्य में कितना होता है तो अपन कहेंगे 800 वाट होता है और इसमें मेरे दोस्तों 3000 वाट होता है। तो ये बातें तो आपको भेजे में फिट करनी पड़ेगी कि उप परिपथ सामान्य में संख्या पूछ ले तो 10 और लोड पूछ ले तो 800 वाट होता है, जबकि उप परिपथ पावर वाला आए तो 2 अधिकतम संख्या होगी और अधिकतम लोड कितना होगा यहाँ पे 3000 वाट होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और यहाँ अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 38 नंबर और 38 नंबर क्या है कि एक शयन कक्ष यानी बेड रूम में लैंपों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा कि यहाँ पे कि लैंपों की संख्या अपने अपने कमरों में कितनी लगाते हो। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि संख्या कितनी लगाते हैं, बताइएगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो एक शयन कक्ष में अब मर्जी तो अपनी चलेगी अपने मकानों में, लेकिन जब एग्जाम में पूछ लेना तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक शयन कक्ष का मतलब होता है बेडरूम, जहाँ पे आपकी कौन आपकी बीवी आपकी धर्मपत्नी जिसमें आपके साथ सोती है वो आपका क्या कहलाएगा बेडरूम होता है। तो बेडरूम में भैया कितने लैंप होने चाहिए, बेडरूम में 3 लैंप होने चाहिए। बेडरूम में ध्यान रखिएगा 2 सामान्य सॉकेट और 1 पावर सॉकेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि 3 क्या होने चाहिए लैंप लगे होने चाहिए। अब पता नहीं क्यों लगाते हैं 3, क्या कारण है, ज़्यादा भी लगा सकते हैं कम भी लगा सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार आपको 3 ठोकना है। एक शक्ति उप परिपथ यानी कि पावर उप परिपथ में भार खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट बताया था कि पावर पूछ ले तो 3000 वाट, सामान्य पूछ ले तो 800 वाट। तो राइट ठोक दो यहाँ पे, दे दना दन दन, टाइम नहीं लगना चाहिए, धड़ाधड़ होना चाहिए क्वेश्चन। तो आईएस अनुशंसाओं के अनुसार छत के पंखे के नीचे वाले हिस्से तथा फ्लोर के बीच में निम्न में से कम कितना होता है। आइए बात करते हैं। ये मेरे दोस्तों आपकी छत है और छत के यहाँ पे लटका दिया हमने पंखा और पंखे की भैया ये लग गई क्या पंखड़ी, ठीक है, और ये हो गया नीचे का। तो यहाँ से इसके बीच में ये न्यूनतम, इसमें 2 पूछा जाता है, एक तो न्यूनतम पूछा जाता है और एक पूछता है क्या अधिकतम, अधिकतम। तो यहाँ पे न्यूनतम आपसे पूछ ले तो न्यूनतम कितना होता है तो 2.40 मीटर गैप होता है और यहाँ पे अधिकतम पूछ ले तो 3 मीटर गैप होता है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ इसके बीच केवल न्यूनतम पूछ सकता है, अधिकतम नहीं पूछ सकता। तो यहाँ पे न्यूनतम
तो न्यूनतम अपन बात करते हैं कितना, 20 सेंटीमीटर या लगभग 9 इंच के समथिंग अपन पूछते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर लगा देंगे तो ये हवा को खींचने के लिए भी तो क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। बाकी अधिकतम कितना भी हो, लेकिन यह न्यूनतम होना चाहिए। और यहाँ पे न्यूनतम 2.40 मीटर होना चाहिए और अधिकतम 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या पूछ रहा है, कम से कम कितना होना चाहिए, तो यानी न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम 2.40। तो राइट ऑप्शन ठोक दो सीधा सीधा ये। इसके साथ साथ अपन लेते हैं, जैसे कंट्रोल बोर्ड होता है, घरों में स्विच लगाते हो तो वो धरातल से कितना ऊपर होना चाहिए, तो 1.3 मीटर ऊंचाई पे होना चाहिए। और सभी प्रकार की जो लाइट होती है, तो लाइटों की धरातल से ऊंचाई जो होती है, तो वो ध्यान रखिएगा 2.25 मीटर होती है, लाइटों की, सभी प्रकार की लाइटों की। आगे होता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ 3 SWG व्यास का तुल्यांक की मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 SWG mm में पूछना है। तो भैया यहाँ अभी आपको जस्ट बताया था कितना होता है, तो यहाँ 6.401 होता है। तो यहाँ पे केवल एक ही है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, क्योंकि ये 8 है तो 8 किसके नज़दीक जाएगा, 10 के नज़दीक, इसलिए इसको 10 मान लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे केबल की धारा वहन क्षमता की जांच करनी है, तो क्या करते हैं, तो दोस्तों भार धारा को 1.5 गुणा भार पर 4 घंटे तक होता है, भार पूर्ण भार धारा को 4 घंटे तक, 0.5 पूर्ण भार धारा को 8 घंटे तक, और सामान्य भार धारा को 2 मिनट तक। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये केबल है और केबल है, अब इसकी चेक करना है। तो ये जैसे सपोज करो हम 10 एम्पियर के लिए बना रहे हैं, तो 10 एम्पियर का आप 1.5 गुणा कीजिएगा, तो 15 एम्पियर हो गया। और 15 एम्पियर हो गए। अब 15 एम्पियर को 4 घंटे तक कंटिन्यू आपको प्रवाहित करना पड़ेगा। तो ये अगर सक्सेसफुल है तो ये फिर 10 एम्पियर के लिए भी सक्सेसफुल है, क्योंकि ज़्यादा गुजारते हैं। तो क्योंकि अगर फिक्स गुजार दिया तो उपभोक्ता जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा दे देता है, तो दिक्कत आ जाती है। तो 1.5 गुणा लेके चलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त केबल का इंसुलेशन खालिस्तान ग्रेड होता है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो केबल होती है, अपन कहते हैं ये तार है, तार के ऊपर इंसुलेशन है। इंसुलेशन जो होता है ये वोल्टेज के अनुसार होता है, यानी वोल्ट ग्रेड के अनुसार होता है। और घरों में 1100 वोल्टेज का इस पर क्या होना चाहिए, कोई असर नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्षमता जो होती है 1100 वोल्टेज की होती है, किसकी, इंसुलेशन की, ग्रेड की। अगला आता है यहाँ पे, तो यहाँ गर्म, लाइव, जीवित, सजीव तार होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, और एक क्या होता है, यहाँ पे E4 अर्थिंग होता है। यहाँ पे जो आपका फेज होता है इसे फेज भी कहते हैं, इसे हम लाइव भी कहते हैं, लाइव भी कहते हैं, इसे हम जीवित भी कहते हैं, जीवित भी कहते हैं, इसे हम विद्युन्मय, विद्युन्मय भी कहते हैं, इसे हम गर्म भी कहते हैं, इसे हम हॉट भी कहते हैं, हॉट भी कहते हैं, इसे अपन और क्या कहते हैं, इसको सजीव भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, और एक नाम इसका कला भी होता है। इसका क्या होता है, कला भी होता है। न्यूट्रल है, इसे क्या कहते हैं, इसे उदासीन कहते हैं, इसे ठंडा मृत भी कहते हैं, मृत कहते हैं, इसको ठंडा भी कहते हैं, ठंडा भी कहते हैं, इसको तटस्थ, इसे तटस्थ भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, मृत हो गया, ठंडा हो गया, तटस्थ होता है। इसको क्या कहते हैं, इसे अर्थ भी कहते हैं, इसको भू संयोजन भी कहते हैं, भू संयोजन भी कहते हैं। इसका जो सिंगल फेज में की बात करते हैं, तो सिंगल फेज में इसका जो अर्थ रंग होता है वो लाल होता है, इसमें धारा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है, लाल होता है। न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में बात करते हैं काला होता है, न्यूट्रल का काला होता है। अर्थिंग का क्या होता है, हरा होता है सामान्य कंडीशन में। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर 3 कोर केबल के लिए पूछ ले, तो ध्यान रखना फेज होता है ये आपका भूरा होता है, भूरा होता है। यहाँ पे न्यूट्रल पूछ ले तो न्यूट्रल नीला होता है, और यहाँ पे अर्थिंग पूछ ले तो अर्थिंग हरा होता है। तो ये 3 कोर केबल के अंदर होता है। तो दोस्तों यहाँ आप क्या पूछ रहा है, गर्म, तो यहाँ फेज तार होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। तो राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, अगला ठंडा के पूछ लिया गया, तो ठंडा तार होता है, तो ठंडा तार, ठंडा ये रहा, ठंडा तार न्यूट्रल होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये न्यूट्रल होता है, यानी बी ऑप्शन होता है। अगला देखिएगा, भारत देश में फेजों में अनुक्रम क्या होता है। भैया यहाँ बात करते हैं सिंगल फेज, तो सिंगल फेज में तो क्या होता है, इस प्रकार से होता है, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। लेकिन थ्री फेज की अगर बात करते हैं, थ्री फेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरह ही होता है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग होता है। लेकिन इसमें फेज होते हैं, तीन होते हैं, आर, वाई और बी होता है, तो आर वाई बी होगा, तो आर वाई बी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और 47 नंबर पे अपन पहुंच चुके हैं, दे दनादन धन। तो यहाँ पे कमी कहीं नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, इस चीज़ का मेरा वादा है आपसे, और बहुत जल्द आपके पास में बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। तो इसका जो वीडियो है वो कल ज़रूर लेके आऊँगा। यहाँ पे क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो तैयार रहिएगा कल के लिए। तो एक त्रिकला प्रणाली उत्पन्न वोल्टेज का क्रम आरवाई भी है, कौन सा फेज सर्वप्रथम अधिकतम वोल्टेज देता है। भैया साफ साफ कह रहा है कि थ्री फेज प्रणाली है, तो इसके अंदर एक आर होता है, एक वाई होता है, और एक क्या होता है, आर वाई बी होता है, यानी कि लाल होता है, पीला होता है और एक नीला होता है। तीनों में सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज होगा वो इसमें होगा, सबसे पहले इसी के अंदर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम अधिकतम वोल्टेज किस में होगा, तो अपन कहेंगे वो ए के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, फेज तारों का इंसुलेशन कलर होता है। तो भैया जस्ट अभी तो बताया मैंने, यहाँ पे फेज होता है तो लाल, पीला, नीला, ये यानी आर वाई बी होता है, लाल, पीला, नीला सभी होता है, राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की खालिस्तान पर निर्भर करती है। क्या लंबाई पे निर्भर करेगी, चौड़ाई पे निर्भर करेगी, प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो इनमें से किसी पर नहीं। तो भैया केबल में धारा वहन क्षमता जो होती है, लंबाई, चौड़ाई और कटाक्ष क्षेत्रफल, तो अपन कहेंगे इसके कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, क्योंकि धारा भी तो इसी पे डिपेंड करेगी और धारा इस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि केबल में धारा वहन क्षमता जो होती है क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बत्ती जलाने के लिए सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित। भैया बत्ती का मतलब होता है लैंप, और लैंप जलाने के लिए अधिकतम सर्किट की बात कर रहा है, वही आपके उपपरिपथ, उपपरिपथ, और उपपरिपथ कितने, दो प्रकार के हो गए। यहाँ पे एक होता है सामान्य और एक होता है पावर। सामान्य में क्या आएगा, लाइट आएगा, पंखा आएगा, ठीक है, ट्यूबलाइट आती है, एलईडी आती है ये। जबकि पावर में क्या आएगा, तो पावर के अंदर बात करते हैं जैसे हीटर है, प्रेस है, कूलर है, कुकर है, ये उस कुकर क्या है, वो सॉरी ओवन है, गीजर है, फ्रिज है, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम सर्किट की बात करता है तो 10 होता है, इसमें 2 होता है। पावर की अगर लोड की बात करते हैं तो इसमें 800 वाट होता है और इसके अंदर 3000 वाट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट अपन ने क्या कर दिया, सारा का सारा कल्याण कर दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें अधिकतम लोड पूछ रहा है तो अधिकतम लोड पूछ रहा है तो 800 वाट ठोक दीजिए, अगर संख्या पूछे तो 10 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 51 नंबर, 50 क्वेश्चनों को अपन ने फटाफट निकाल दिया है, फटाफट याद होना चाहिए आपको भी, है ना। घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली, तो घरों में कौन सी प्रणाली प्रयोग करते हो मेरे दोस्तों, क्लिट करते हैं, बैटन करते हैं, कंड्यूट करते हैं, कैपिंग करते हो। अरे भाई दोस्तों, आजकल कोई सी भी प्रणाली हो, क्या अपन नॉर्मल घरों में यूज करते हैं तो भैया झिरी काट के और दीवारों के अंदर पाइप डाल के ही तो प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंड्यूट वायरिंग कहते हैं, उसे डक्ट वायरिंग कहते हैं, और उसी को कंसील्ड वायरिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो कंड्यूट वायरिंग होती है, इसको डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, और इसे कंसील्ड वायरिंग भी कहते हैं। तो घरों में इस तरह बोलो प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हो, अरे प्रयोग करते हो नहीं करते हो, तो यहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। देखो इस प्रकार से होता है कि नहीं आता, ये खांचे काट दिए इसमें, अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लास्टर हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दे दनादन। तो यहाँ पे ब्रिटानिया जोड़ को खालिस्तान में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूरे ही जोड़ अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपका ये होता है ऐंठा हुआ जोड़,
जिसे रेड टेल या पिगटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड टेल या पिगटेल के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है, ये होता है आपका मेरिड जोड़। ये तो क्या होता है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने ऐंठा हुआ जोड़। ये होता है आपके मेरिड जोड़, जिस सीधा जोड़ होता है और ये सबसे बेस्ट जोड़ होता है। ये होता है आपका टी जोड़ होता है, तो मेन लाइन से अन्य लाइन यानी शाखा निकालने के लिए होता है। ये जो होता है ये कौन सा होता है, तो ये होता है मेरे दोस्तों ब्रिटानिया टी जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, जबकि ये ब्रिटानिया जोड़ होता है। ये कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं ये ब्रिटानिया जोड़ होता है। और ये होता है यूनियन संगाठ, वेस्टर्न यूनियन संगाठ होता है। और ये होता है स्कार्फ्ड जोड़ होता है। ये यूनियन संगाठ होता है, ये वेस्टर्न यूनियन है, ये ब्रिटानिया है, ये ब्रिटानिया टी है, ये ओनली टी है, ये मेरिड है और ये ऐंठा हुआ जोड़ है। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रिटानिया जोड़ को खालिस्तान में उपयोग किया जाता है ओवरहेड लाइनों में। बिल्कुल सही बात है, ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किया जाता है। सबसे मजबूत जो होता है वो ये है अधिकतम खिंचाव के लिए। सबसे कमज़ोर ये होता है जो घरों में अर्थिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा ये विवरण कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। और अगला प्रश्न जो है वो क्या है, तो देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पे, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है। तो भैया अभी जस्ट मैंने कहा कि 3 कोर अगर आ जाए तो ध्यान रखना यहाँ पे जो फेज होता है वो फेज होता है ये कौन सा हो जाएगा, भूरा। क्या हो जाएगा, भूरा। अगर आप न्यूट्रल की बात कर रहे हो तो न्यूट्रल कैसा हो जाएगा, नीला। और अर्थिंग की बात करते हो तो अर्थिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थिंग कौन सा होता है, हरा रंग होता है। तो यहाँ 3 कोर केबल में न्यूट्रल पूछ रहा है तो न्यूट्रल कैसा हो जाएगा, नीला होता है। लेकिन सामान्य अगर पूछता है, 3 कोर शब्द नहीं देता है और केवल सामान्य पूछता है, तो भैया सामान्य कंडीशन के अंदर तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फेज जो होता है वो लाल होता है, न्यूट्रल जो होता है वो काला होता है। कैसा होगा, काला होता है। और अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थिंग आपका हरा ही होता है सामान्य कंडीशन में। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न। और 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को भी। तो यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है और ये कह रहा है क्या कि केबल के विद्युत रोध में प्रयुक्त पेपर कौन सा है। तो भैया केबल में विद्युत रोधक है तो पेपर कौन सा होगा, इम्प्रेग्नेटेड पेपर होगा, इंसुलेशन होगा, एच आकार होगा, वी आकार होगा। तो यहाँ सीधा सा याद करेंगे, इम्प्रेग्नेटेड पेपर अपन यूज करते हैं। इसे संसिचित पेपर के नाम से भी जाना जाता है। संसिचक ये पेपर कहते हैं, इम्प्रेग्नेटेड पेपर याद रखिएगा। केबलों में सबसे बेस्ट अपन यूज लेते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 55 नंबर। और 55 नंबर आता है तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि 66 kV से अधिक लेकिन 230 kV तक की वोल्टेज सीमाओं में पावर संचारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की यूजी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया 230 kV तक, यानी 66 से अधिक है, 230 तक है तो गैस दाब केबल होती है, बेल्ट युक्त केबल होती है, स्क्रीन दाब केबल होती है और तेल से भरी केबल होती है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों तेल से भरी केबल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ ऊष्मा को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बेल्ट होती है ये 11 kV तक हम प्रयोग करते हैं। कितने तक करते हैं, 11 kV तक प्रयोग करते हैं। एक होती है इसमें स्क्रीन, तो स्क्रीन का प्रयोग करते हैं अपन कितना करते हैं, 66 kV तक प्रयोग करते हैं। जबकि जो गैस दाब होती है इसका उपयोग 132 तक हम प्रयोग करते हैं। ये तीनों जो है भूमिगत यानी कि पारेषण लाइनों में हम प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। और भैया यहाँ पे ये हो क्या रहा है, इतना नीचे कैसे आ गया, ये क्या दिक्कत हुई, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ACSR का विस्तार क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया
कंडक्टर हो गया, स्टील हो गया, रेन फोर्ज्ड होता है, एल्यूमिनियम करंट होता है, करंट वाला नहीं आएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर, सिलिकॉन सिलिकॉन नहीं आएगा, एल्यूमिनियम करंट नहीं आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। अब इसमें होता क्या है तो देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच में स्टील तार होता है और इसके ऊपर काफ़ी सारे तार एल्यूमिनियम के लपेट कर अपन तैयार करते हैं। जो ACSR होता है ये इसमें लड़ी लड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको लड़ीदार तार कहते हैं। इसमें ये बंडल की आकृति में है इसलिए इसको बंडल तार कहते हैं। ये खोखला होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे खोखला तार भी कहते हैं। ये रेसे की तरह है इसलिए इसको रेसेदार तार के नाम से जाना जाता है। अब ये लपेट कर बना है इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड तार भी कहते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, मानक तार भी कहते हैं, मानक तार के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम तो हो ही गया ACSR तार के नाम। भैया इतने सारे तार होते हैं। अब वैसे अलग अलग जगह इसका अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि एक आपका ये डॉग क्या होता है, डॉग प्रकार का भी होता है, एक रेबिट एक रेबिट होता है, एक डॉग होता है, एक आपके पैंथर होता है, एक आपके जेब्रा होता है। क्या होता है, जेब्रा होता है और एक आपके मूज होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये ACSR होते हैं। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ A ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न क्या है तो ये ACSR को कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जितनी भी आपके ओवरहेड लाइन होती है, खंभों के ऊपर जाती है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सेल्फ स्टार्टिंग सर्किट में वायरिंग को जलने से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे अर्थ जॉइंट होता है, फ्यूज होता है, सोलेनॉइड स्विच होता है, जंपर होता है। कोई भी सेल्फ स्टार्टिंग सर्किट वायरिंग होती है तो जलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक सोलेनॉइड स्विच का प्रयोग करते हैं। फ्यूज होता है, ये आपको कोई भी वायरिंग होती है उसको शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड दोष होता है उससे बचाता है। तो ये फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है तो यह अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है, घरेलू तार स्थापना वायरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका मतलब बाकी गलत है। लाइव तार में शून्य विभव, फेज में शून्य पॉसिबल ही नहीं है। बिजली की लाइन 4 तारों के जरिए हमारे घर में प्रवेश करती है। भैया हमारे घर में जैसे सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में 2 ही होंगे, कहाँ से होंगे, तो ये भी गलत। लाल तार न्यूट्रल थोड़ी होता है, फेज होता है। भू संपर्क तार, अर्थ तार आकार में बहुत मोटा होता है और तांबे का बना होता है। बिल्कुल सही बात है। घरों के अंदर जो अपन यूज करते हैं वो 8 SWG का होता है, मोटा होता है, और अर्थिंग तार की वगैरह है, न्यूट्रल की नहीं, अर्थिंग तार होता है और तांबे का बना होता है घरों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछे अर्थिंग तार किसका बना होता है तो GI ठोक देना, क्योंकि वो लाइनों में प्रयोग करते हैं अपन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पर अगला प्रश्न जो होता है वो क्या है तो ये अगला प्रश्न आता है आपके, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ में पंखों, सॉकेट और लाइटों खालिस्तान सीमित होती है। तो भैया यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लाइट पंखे लिए है तो सामान्य में 10 संख्या होती है और 800 वाट होता है, 800 वाट होता है। जबकि वो पावर में पूछे तो 2 होता है और यहाँ 3000 वाट अपन यूज करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ 800 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ठोक दो D। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। तो कंड्यूट वायरिंग में उपयोग होने वाले बैंड को त्रिज्या खालिस्तान सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा बैंड की त्रिज्या के लिए कह रहा है ये, तो यहाँ पर कहते हैं जैसे कोई लाइन है और ये लाइन है और इसको आपको घुमाना है तो भैया बैंड ऐसे होता है, ना कि बिल्कुल एग्जिट ऐसे होता है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे हो रहा है, अगर मैं इसको यूँ धीरे धीरे यूँ घुमाना चाहूँ, तो भैया ये ऐसे होता है ये। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या होती है ये 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर से क्या कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है ये, ठीक है, तो कम नहीं होनी चाहिए ये। तो इसे त्रिज्या के साथ साथ इसे बंकन त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बंकन त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या आ गया, अच्छा यहाँ दिक्कत आ गई है, चलो दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो 300 वाट से अधिक के लैंप में किस प्रकार के लैंप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। भाई 300 वाट है और 300 वाट से अधिक है, तो यहाँ पे लैंप होल्डर की बात करते हैं तो एक होता है बायोनेट
लैंप होल्डर ये आपके 200 वाट तक के लिए होता है। और दूसरा होता है यहाँ पे एडिसन। तो एडिसन होता है, इसमें स्क्रू लगे होते हैं, यानी लैंप को कस करके लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये 200 से अधिक और 300 वाट तक हम प्रयोग करते हैं। और नंबर 3 होता है एक गोलियत एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर होता है। ये 300 से अधिक के लिए हम प्रयोग 300 वाट से अधिक के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो गोलियत राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये आज थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बाकी सब में सही है, वैसे दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं बोल देता हूँ। एक शक्ति उप परिपथ में बार खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है, ये शक्ति उप परिपथ कह रहा है, यानी पावर उप परिपथ। तो पावर उप परिपथ में बार किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होता है। तो यहाँ पे डी दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, तो डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, चलो ये भी दिख जाएगा। दाबित गैस विद्युत रोधी केबल में SF6 गैस का दबाव कितना होगा, 3 से 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 30 से 50 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.3 से 0.5 होता है। और यहाँ 1 kg सेंटीमीटर से 9.8। तो मेरे दोस्तों ये लगभग 2.5 kg होता है। कितना, 2.5 kg। तो यहाँ पे 2.5 kg इसी के बीच में आता है। तो 3 से 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जो SF6 जो होता है। तो याद रखिएगा ये सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होती है। न तो इसमें कोई गंध आती है, ना इसके अंदर कोई यानी कोई रंग होता है। ये जहरीली भी नहीं होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, यानी कि अन्य गैसों से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है। तो राइट ऑप्शन हो गया यहाँ ए। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। और अगला प्रश्न क्या है, तो ये, तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पर। और यहाँ पे SWG का विस्तार क्या है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज है। ये तो सिंपल है, बार बार आ चुका है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न क्या है, तो भैया अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि 65 नंबर है, ओवरहेड टेलीफोन तार खालिस्तान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओवरहेड जो टेलीफोन लाइन होती है वो तार बनाए जाते हैं किसके, GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन के बनाए जाते हैं, यानी गैल्वेनाइज्ड यानी स्टील के तार होते हैं। वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि ट्राम कार को विद्युत सप्लाई करने वाली सिरोपरी लाइन की न्यूनतम ऊंचाई। तो दोस्तों ट्राम कार होती है, जैसे रोपवे होता है उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे जो ऊपर की होती है ऊंचाई, तो वो कितनी होती है, तो भैया 10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे न्यूनतम 10 मीटर होता है। अगला आता है क्वेश्चन यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये देखिएगा, या निम्न तथा मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो निम्न होता है, निम्न 250 होता है। और एक होता है मध्यम होता है। तो मध्यम कितना होता है, मध्यम होता है 650। इन दोनों के लिए 5% प्लस माइनस 5% होता है। और उच्च के लिए बात करते हैं तो उच्च होता है 12.5% होता है। ये वोल्टेज के लिए है, उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज। निम्न और मध्यम में फिक्स होता है यहाँ पे। ये वैसे ऑप्शन नहीं आया तो 3 भी अपन करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी के अंदर 3% फेरबदल रहता है। तो भैया यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ 5% आ जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा खैर कट ही गया ये तो, चलो खैर मैं बोल दूंगा। बैटन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए खालिस्तान हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो 175। भाई यहाँ पे जो बैटन वायरिंग होती है तो उसमें क्लिप लगाते हैं, तो क्लिप को ठोकने के लिए कितने ग्राम का होता है, तो अपन कहते हैं जो वायरिंग करते हैं तो उनके पास में 100 ग्राम का होना चाहिए। तो 175 का होता है, 110 का होता है और 250 का होता है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं 250 का कौन सा क्रॉस पिन होता है और एक 250 का बॉल पिन हैमर होता है। लेकिन हम तो बात करते हैं यहाँ 110 यानी कि 100 ग्राम का क्रॉस पिन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे ये, तो यहाँ पे बैटन वायरिंग इस प्रकार से होती
है। तो यहाँ पे केबल यानी इंसुलेशन के प्रतिरोध का मान कितना से कम नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने पढ़ा था ऐसा ही क्वेश्चन कि केबल होती है, केबल में जो प्रतिरोध होता है, केबल इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 मेगा ओम से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ 70 नंबर प्रश्न है और 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो केबल में बेंडिंग परत चढ़ाने के लिए कौन से पदार्थ की परत चढ़ाते हैं। तो बेंडिंग के लिए, तो बेंडिंग क्या है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि ये कोर होती है, कोर के ऊपर इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर सिथड़ होती है जो आपके शीशे की होती है, बेंडिंग के ऊपर यहाँ जूट की प्रयोग करते हैं, जूट होता है या हेसियन होता है, दोनों ही होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगला प्रश्न आता है यहाँ 71 नंबर, और 71 नंबर जो है वो क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रिटानिया जो स्टेट होता है दोस्तों, इस प्रकार का अभी पढ़ा था अपन ने, ये ब्रिटानिया तो लंबाई बढ़ाने के लिए होता है, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, कंडक्टर का चालकता बढ़ाने के लिए और कंडक्टर को तनने, तो कंडक्टर की लंबाई, और ये आपकी किस में प्रयोग होती है, ओवरहेड लाइनों में हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों ये कह रहा है कि काफ़ी सारे तार है और ये लपेट कर बनाए गए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सॉलिड स्टैंडर्ड कंडक्टर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है। यानी अनेक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर क्या कहलाती है, तो स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। तो ये कोर ही तो है ये। तो यहाँ पे बात करते हैं ये, तो बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न, और 73 नंबर प्रश्न क्या है, तो केबल में चालक के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है। तो भैया चालक में इंसुलेशन की जो मोटाई होती है ये वोल्टेज पर निर्भर करती है सीधी, ठीक है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है वो क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, तो ये तारों से बना होता है, तो हमेशा 7/20 होता है। तो यहाँ पे हमेशा ऊपर की जो संख्या, ऊपर का जो अंक होता है वो हमेशा संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे का जो होता है ये व्यास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉपर लिखा है, तो यह तारों यानी कितने तारों से बना होता है, तो ये 7 तारों से बना होता है। और अगर व्यास पूछे कि व्यास होता है तो 20 SWG होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, और ये आज का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों। और ये प्रश्न क्या है, तो यहाँ 7/22 तांबा केबल में संख्या 22 का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 22 का अर्थ क्या है। तो 22 क्या है, नीचे का व्यास होता है। तो तापावरोधन इंसुलेशन का व्यास होता है, स्टैंडर्ड का SWG होता है, तो स्टैंडर्ड का SWG होता है, और तापावरोधन इंसुलेशन का SWG होता है, और ये स्ट्रैंड का व्यास होता है। तो अपन कहेंगे स्ट्रैंड का SWG। तो SWG व्यास ही तो होगा। दोस्तों यहाँ पे देखो एक जगह व्यास दे दिया, ठीक है, और SWG जो होता है ये भी तो एक व्यास को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अपने ये अब भाई दोनों, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। वैसे अपने साफ ये कह रहा है कि जो 22 होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ व्यास को रिप्रेजेंट करता है। वैसे 22 SWG होता है जो व्यास को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो ये भी सही है और ये भी सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे आपके कितने 75 क्वेश्चन। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों 2 चैप्टर अपने और बच रहे हैं, उनको और अपन पढ़ेंगे, 2 या 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज फिर आगे का शेड्यूल है वो पूरा का पूरा मैं कल नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक 5-10 मिनट का। उसके अंदर पूरा का पूरा शेड्यूल एग्जाम तक का क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी पूरी जानकारी अपन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।